अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के एक और नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस ग्रुप को जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास डोमेन आर्किया। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है, जब तक 5 किंगडम सिस्टम मौजूद था इस डोमेन आर्किया के मेंबर्स को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा हुआ था। और आर्किया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये समझा जाता था कि ये पुराने बैक्टीरिया हैं। तो इस तरह से आर्किया लफ्ज़ जो है इसका मतलब कदीमी यानी कि पुराना होता है। शुरू के अंदर जब इन्हें बैक्टीरिया के अंदर रखा गया था तब इन्हें आर्की बैक्टीरिया जो है कहा जाता था। फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया से मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से काफ़ी टाइम पहले जो है जुदा हो चुके थे, अलग हो चुके थे बैक्टीरिया से। तो सेल की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल इनके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होते हैं। किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं वो हम आगे समझेंगे। अगर हम इनकी साइज़ के बारे में बात करेंगे तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक की इनकी साइज़ हो सकती है। और उसके अलावा कभी कभार ये ग्रुप्स में मौजूद हो सकते हैं या फिलेमेंट्स की सूरत में आपस में जुड़े हुए मौजूद हो सकते हैं, तब उनकी लेंथ जो है 200 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इनके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। ये हमें स्फेरिकल देखने को मिल सकते हैं, राउंड रोड शेप के लंबे हमें देखने को मिल सकते हैं, स्पाइरल यानी कि कर्व्ड हमें देखने को मिल सकते हैं, लॉब्ड यानी कि इनके दूसरे हिस्से आपस में जुड़े हुए हमें नज़र आ सकते हैं, या रेक्टेंगुलर भी ये हमें देखने को मिल सकते हैं। आर्किया की अगर हम हैबिटाट की बात करेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल हालात जहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता वहाँ पर ये मौजूद हो सकते हैं। और उसके अलावा अलग अलग इन्वायरमेंट्स में ये हो सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी के पास ये मौजूद हो सकते हैं, साल्टी एरियाज़ के पास ये मौजूद हो सकते हैं, ड्राई डिजर्ट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं, स्वैम्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। स्वैम्स मतलब कि ऐसे जंगलात जहाँ पर बीच में पानी मौजूद हो। उसके अलावा डीप सी वेंट्स, वेंट क्या होते हैं कि समंदर के नीचे जो ज़मीन पाई जाती है वहाँ पर कुछ ओपनिंग्स वगैरह मौजूद होती हैं, कुछ सुराख वगैरह मौजूद होते हैं, और फिर वहाँ से जो है गर्म पानी जो है बाहर निकल रहा होता है, मिनरल वाला पानी जो है प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा होता है, तो वहाँ पर भी ये मौजूद हो सकते हैं। और उसके अलावा आइस के अंदर भी ये मौजूद हो सकते हैं। तो क्योंकि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मौजूद हो सकते हैं तो इसलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जा सकता है। एक्सट्रीमो का मतलब है बहुत ही मुश्किल, और फाइल्स का मतलब उस जगह को पसंद करने वाले। तो ये हाई टेम्परेचर्स में, हाई सैलिनिटी में, हाई एसिडिटी में सर्वाइव कर सकते हैं, और एनाएरोबिक कंडीशंस जहाँ ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर भी ये अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इनके अंदर बाइनरी फ्यूजन हो सकती है, यानी कि इनका सिंगल सेल 2 सेल्स में टूट सकता है। मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि इनका एक सेल मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट सकता है। फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, इनके अंदर फ्रेगमेंट्स जो है टुकड़े बनेंगे और फिर वो आपस में अलग हो सकते हैं। बडिंग भी हो सकती है, एक एक्स्ट्रा पार्ट डेवलप हो और फिर वो उससे सेपरेट होकर के अलग हो जाए। अच्छा, ये वाली जो किस्म है बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन, ये जो है माइटोसिस या मियोसिस में नहीं आती, ये अमाइटोसिस होती है। माइटोसिस में इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को खींचने का काम नहीं कर रही होती। तो हम कहेंगे माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों चीज़ें आर्किया के अंदर नहीं होती। आर्किया में भी ये चीज़ें नहीं हो रही होती और बैक्टीरिया के अंदर भी ये चीज़ें नहीं होती, ये यूकेरियोट्स के अंदर हो रही होती हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आर्किया किस तरह से बैक्टीरिया और यूकेरिया से, इन दोनों से अलग होते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। आर्किया की सेल मेम्ब्रेन मुख्तलिफ होती है और इस वजह से वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में भी, ख़तरनाक से ख़तरनाक इन्वायरमेंट्स में भी सर्वाइव कर पाते हैं। होता किस तरह से, ये किस तरह से मुख्तलिफ होती है कि आर्किया के अंदर हमें ईथर लिंकेज देखने को मिलती है और बैक्टीरिया के अंदर हमें ईस्टर लिंकेज देखने को मिलती है। बैक्टीरिया के अंदर भी और यूकेरिया के अंदर भी ईस्टर लिंकेज जो है पाई जाती है। अब ईस्टर लिंकेज और ईथर लिंकेज क्या है, आइए इसको समझते हैं। ईस्टर लिंकेज के साथ मामला इस तरह से होता है कि जो फैटी एसिड होता है, ये फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड जो है उसके एक कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और उसके अलावा उसका जो एक ऑक्सीजन होता है उसका ग्लाइसरॉल के साथ बॉन्ड बना हुआ होता है। तो इस तरह की लिंकेज जो है वो पाई जाती है, यानी कि कार्बन उसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर उसका एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। इस तरह की लिंकेज आपको देखने को मिलेगी, ईस्टर लिंकेज, जो कि आपको बैक्टीरिया और यूकेरिया में देखने को मिलेगी। लेकिन जो आर्किया होते हैं उनके अंदर एक तो फैटी एसिड मौजूद नहीं होता, वहाँ पर आइसोपेरोनाइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। तो ये आइसोपेरोनाइड चेन जो है ये मौजूद है। अब इसके अंदर ये जो कार्बन है उसका ब्रिज बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ में,
यानी कि ऑक्सीजन बीच में मौजूद है। एक कार्बन उसका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और फिर उस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ग्लाइसरॉल के कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ईथर लिंकेज मौजूद है, और जबकि हमारे अंदर यूकेरिया में और बैक्टीरिया के अंदर दोनों में ईस्टर लिंकेज मौजूद है। अब आर्किया के अंदर जो आइसोपेरोनाइट चेन्स पाई जाती हैं उनके अंदर आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं। ब्रांचेस की वजह से इसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है और ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद रहती है, जबकि बैक्टीरिया और यूकेरिया की सेल मेम्ब्रेन सर्वाइव नहीं कर पाती। फिर हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो आर्किया के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो भी बैक्टीरिया और यूकेरिया से मुख्तलिफ होती है। आर्किया की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होते। आपको यूकेरिया के अंदर सेल्यूलोज, काइटिन, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स देखने को मिल सकते हैं और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आर्किया के अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो मुख्तलिफ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन होते हैं और उन्हें सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है कहा जाता है। तो पॉलीसेकेराइड जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसके अलावा प्रोटीन भी यहाँ पर अलग मौजूद हैं। जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन्स मौजूद हैं और उसके अलावा फंगाई के अंदर और प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज जो है वो मौजूद हैं। बैक्टीरिया में मौजूद पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब होता है कि शुगर्स अमाइनो एसिड के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब हम आर्किया के जेनेटिक डिफरेंसेस की बात करते हैं। आर्किया के बारे में बयान किया जा रहा है कि इनका डीएनए जब देखा जाता है तो वो यूकेरियोट से ज़्यादा सिमिलर होता है, बैक्टीरिया के सिमिलर नहीं होते। तो माना यह जा रहा है कि काफ़ी टाइम पहले ये आर्किया बैक्टीरिया से अलग हो चुके थे। जब आर्किया बैक्टीरिया से अलग थे तो वो अलग तरीके से इवॉल्व हो रहे थे। फिर आर्किया के कुछ मेंबर्स अलग हो गए और वो फिर यूकेरिया में तब्दील हो गए। तो आज के दौर में जो यूकेरिया हमें देखने को मिलते हैं वो इन आर्किया में से बने हुए हैं। आर्किया को हम क्लोजली रिलेटेड टू यूकेरिया कह सकते हैं। अब किस तरह से ये हमने डीएनए को देखा, मुख्तलिफ चीज़ों को देखा तो हमें मालूम पड़ा। जैसे आर्किया के अंदर हिस्टोन लाइक प्रोटीन मौजूद है, यूकेरिया के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, लेकिन बैक्टीरिया में कोई हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होते। उसके अलावा जीन के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहा जाता है, तो वो भी आर्किया में मौजूद है, यूकेरिया में मौजूद है, लेकिन इंट्रॉन्स या तो बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होंगे या रेयर होंगे। उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। यूकेरिया के अंदर भी इसी तरह से कॉम्प्लेक्स आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में सिंपल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। उसके अलावा कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को करने में इस्तेमाल होंगे, जीन के काम करने को इस्तेमाल होंगे। इसी तरह से वही रेगुलर प्रोटीन्स जो हैं यूकेरिया में मौजूद हैं, लेकिन बैक्टीरिया में रेगुलर प्रोटीन्स अलग हैं। उसके अलावा मैसेंजर आरएनए जिस जगह पर जुड़ता है तो वहाँ पर एक प्रोमोटर रीजन होती है, तो प्रोमोटर रीजन भी यूकेरिया और आर्किया में सिमिलर मौजूद, जबकि बैक्टीरिया में मुख्तलिफ मौजूद है। तो डीएनए के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि आर्किया जो है ज़्यादा यूकेरिया के सिमिलर होते हैं। फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के हवाले से, केमिकल रिएक्शंस के हवाले से। तो आर्किया के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बैक्टीरिया और यूकेरिया इन दोनों से अलग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जिक्र किया जा रहा है मीथेनोजेनेसिस के बारे में। मीथेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आर्किया मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी आर्किया में देखने को मिलेगी, बाकियों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकियों के अंदर किस तरह से हो सकता है? बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या फर्मेंटेशन हो सकता है। फर्मेंटेशन का मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। यूकेरिया के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक या एनारोबिक हो सकता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिल सकता है, फर्मेंटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है देखने को मिल सकता है फंगाई के अंदर। तो यहाँ पर अलग तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और आर्किया के अंदर अलग तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। मीथेनोजेनेसिस इनमें खास होता है। अब आर्किया की मेजर ग्रुप्स का जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले जिन ग्रुप्स का जिक्र किया जा रहा है वो है मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस वो होंगे जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन के अंदर भी मीथेन प्रोड्यूस हो रही होती है, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, वो इन मीथेनोजेंस की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है। उसके अलावा हेलो बैक्टीरिया हैं जो कि साल्टी एरियाज़ में मौजूद होते हैं, जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर भी ये मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा थर्मोकॉक्साई जो है ये हॉट इन्वायरमेंट में मौजूद हो सकते हैं, गर्म पानी में मौजूद हो सकते हैं, या हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ये मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा एक और किस्म इनकी लिखी हुई वो है थर्मोक्यूरा। थर्मोक्यूरा जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइड्स में, फिर उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रोजन इन्वायरमेंट को दे देते हैं।
अब लास्ट के अंदर हम आर्किया की सिग्निफिकेंस का यानी कि इम्पोर्टेंस का जिक्र करें कि किस तरह से आर्किया जो ख़तरनाक से ख़तरनाक कंडीशंस में रहते हैं वो हमारी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। एक तो इनका लिखा हुआ है कि ये सेवरेज ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो मिथेनोजिन्स होते हैं उनका काम जो है वेस्ट को ठिकाने लगाना होता है, क्योंकि वो वेस्ट को मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीथेन एक बायोगैस प्रोड्यूस करने के अंदर ये हमारे पास मिथेनोजिन आ जाते हैं। उसके अलावा मिनरल एक्सट्रैक्शन के अंदर भी ये यूज़ हो सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई और मौजूद है, कोई हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा मिल रहा है हमें, और फिर उसमें से जो अलग अलग मेटल्स हैं जैसे गोल्ड अगर उसमें मौजूद है, कोबाल्ट मौजूद है, कॉपर मौजूद है, तो उन्हें अलग करने के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा आर्किया के अंदर कुछ यूनिक एंजाइम्स हो सकते हैं और उनका फिर अलग अलग काम होगा। जैसे कि अगर हमने डीएनए की क्लोनिंग करनी है तो डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए, डीएनए की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ाने के लिए हम एंजाइम हासिल कर सकते हैं जो आर्किया के पास मौजूद हो, क्योंकि डीएनए की क्लोनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड हो सकता है और उस ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी वही एंजाइम काम कर सकते हैं जो उस कंडीशन के हिसाब से बने हुए हैं, यानी कि आर्किया के एंजाइम्स। जैसे कि एक रिएक्शन का जिक्र किया जा रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे होते हैं जीन्स की, तो उसके अंदर एक्सट्रीमोफाइलिक यानी कि थर्मोफाइलिक जो है आर्किया वो यूज़ होने वाले होंगे। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह जो है बनाने के अंदर भी ये एंजाइम्स इस्तेमाल हो सकते हैं जो कि आर्किया से हासिल किए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाजिर होंगे डोमेन बैक्टीरिया के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।